हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं स्टूडेंट। तो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, दूसरा अम्ल, क्षारक तथा लवण भी करा चुका हूँ। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते चलिए। आज चैप्टर तीसरा आज हम डिस्कस करेंगे धातु तथा अधातु स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर और बच जाएगा, उसको भी हम समाप्त कर देंगे कल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं धातु में अधातु के, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, पूरा किताब का निचोड़ की जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो सब मैं प्रोवाइड आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। धातु में अधातु जो चैप्टर है उसके सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा कि पहला स्क्रीन पर आपके आगे है, शो हो रहा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग नोट कीजिए इसको। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना आपको कि कौन सा युग्म जो है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है स्टूडेंट। ऑप्शन ए NaCl विलयन एम कापर धातु, MgCl2 विलयन एम एल्युमिनियम धातु की, FeSO4 विलयन एम सिल्वर धातु की, AgNO3 विलयन एम कापर धातु। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी। जो आपको AgNO3 है वो विलयन एम कापर धातु है, क्योंकि कापर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पेन की जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे के फ्राइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ग्रीस लगाकर, कि पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, कि इन सभी के द्वारा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विधि अगर हम अपना लेंगे कि लोहे की जो फ्राइंग पैन में जंग लगता है उसको बचाने के लिए कौन सी विधि आवश्यक होती है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए इसका सही आंसर आपको बता दिया जाए तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि उसको हम ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं, पेंट लगाकर भी बचा सकते हैं, जिंक के परत चढ़ाकर भी बचा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। बताना इसमें से कि कौन सा धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करता है। यहाँ मैग्नीशियम, कापर, पोटेशियम की, यहाँ पे मरकरी। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब तक क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया। नो डाउट आपको होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सी जो धातु है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया आपका लोहा, आयरन जिसे बोलते हैं, यहाँ पे कापर आ गया और जिंक आ गया। इन चार ऑप्शनों से बताइए कि कौन सा ऐसा धातु अम्ल जो है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। इन चार ऑप्शन से बताइए, जो कि बहुत ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट वो है कापर। कापर जो ऐसा है जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है स्टूडेंट। बाकी मैग्नीशियम में आयरन और जिंक करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि तांबे का अयस्क है। बताइए कि तांबे का अयस्क है बॉक्साइट की, मेलेकाइट की, कार्नेलाइट की, सिडराइट। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि तांबे का अयस्क है। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ कि जो तांबे का अयस्क होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, तो मेलेकाइट होता है। ठीक है, क्या होता है, मेलेकाइट होता है स्टूडेंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, कह रहा है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। बताइए कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र कौन है। Cu2S की, Cu2O की, Fe2S2 की, CO3 स्टूडेंट। इन चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है Cu2S। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया इसको। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के, प्रश्न नंबर 7वें की ओर स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे है कि क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। बताइए कि क्लोराइड जो अयस्क है वो
उदाहरण है बॉक्साइट का, मेलेकाइट का, कि सिडराइट का, कि हार्न सिल्वर का। इन 4 ऑप्शन से बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ कि जो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है वो हार्न सिल्वर है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है आपके। और क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, कि जिंक का गलनांक कम होता है। कि स्टूडेंट ऑप्शन डी जो है वो इस स्लिप में आपको मिलेगा। ऑप्शन डी है कि टीन का गलनांक कम होता है। चलिए बताएं इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका सही आंसर मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा टीन अपेक्षाकृत क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होती है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जो जिंक के स्थान पर किसका प्रयोग करने लगता है, टीन का लेपन होता है, क्योंकि टीन जो होता है अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है। स्टूडेंट ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है, अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बचने का कारण होता है, CuSO3, कि CuCO3, कि CuNO3 ट्वाइस, कि CuO। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, CuCO3। ये जो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि हरा परत बनती है। CuCO3 क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट स्टूडेंट। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट का, तो यहाँ भी लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, CuCO3.CuOH ट्वाइस। ठीक है, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है किसका स्टूडेंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉपर कार्बोनेट जो कि हरा रंग में बदल जाता है, किसमें, हरा में। ठीक है स्टूडेंट, इसका सूत्र मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आपका बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने 9 बहुविकल्पीय बताया, 9 आपने नोट कर लिए होंगे अच्छे ढंग से। और इस चैप्टर के हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको आप लोग नोट कीजिए स्टूडेंट। चलिए देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पे अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात, लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। कह रहा है कि जब गर्म जल का टैंक बनाते हैं तो वहाँ पे तांबे का उपयोग हम करते हैं, परंतु इस्पात जो लोहे की मिश्र धातु का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कारण बताने के लिए पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसके कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो पहला कारण है कि जो कॉपर होता है लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, और दूसरा कारण है कि कॉपर उबलते गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता परंतु स्टील में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है स्टूडेंट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यह भी कारण है इसका कि कॉपर का गलनांक इस्पात स्टील की अपेक्षा अधिक है, इस कारण हम क्या करते हैं, लोहे की मिश्र धातु का प्रयोग नहीं करते हैं गर्म जल का टैंक बनाने में स्टूडेंट, तांबे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण सहित लिखिए। या तो कभी कभी इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि कौन सा वैसे धातु है जो आसानी से संचारित नहीं होती है, तो गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है। इन धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, अत्यधिक कम होती है, इसलिए जो गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम जो धातु हैं इस पर सरलता से जंग नहीं लगता है स्टूडेंट। ऑप्शन दूसरा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको नोट करके जाना, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। या तो इस क्वेश्चन को पूछता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे भर्जन। अब भर्जन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इसमें कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया भर्जन कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 2Zn + CO2 से अभिक्रिया करके वायु की
पे इसमें 2ZNO और 2SO4 बना रहा है, ठीक है। ये उदाहरण में भी लिख दिया हूँ, आपको उदाहरण भी लिखना है एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भर्जन हो गया। अब निस्तापन किसे कहते हैं? तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वहाँ पे वायु की उपस्थिति में था, लेकिन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम निस्तापन कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसका यहाँ पे मैं उदाहरण लिख दिया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण भी आपको याद करके जाना है। तो ये प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए। अब आपको याद हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिसंकरण में आप एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघटय कैसे बनाएंगे? देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न है, किसके हैं सब? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघटय किस बनाएंगे, ठीक है, किसे बनाएंगे? तो देखिए आप स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे कि विद्युत अपघटनीय परिष्करण में जिस धातु यम को परिष्कृत करना है उसकी एक मोटी पट्टी को एनोड तथा उसी धातु यम की शुद्ध पतली पट्टी कैथोड बनाते हैं। और धातु यम के किसी, अब आपको मैं स्लिप ये लिखता हूँ, किसी लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघटय बनाते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का प्रश्न था, ठीक है स्टूडेंट, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पाँचवां देखिए, कह रहा है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबे अपनी चमक खो देता है स्टूडेंट। और देखिए वायु के साथ यहाँ पे क्षारीय कॉपर कार्बोनेट जो हरा रंग बदल जाता है, यहाँ पे अभिक्रिया भी लिखा हूँ, यहाँ पे इसका समीकरण आप लोग नोट कर सकते हैं। और देखिए समीकरण नोट करने के बाद लिखेंगे आप, यह परत जल में अविलय होती है, ठीक है, अतः स्वच्छ जल से धोने पर यह अलग नहीं हो पाती। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अभिक्रिया करके क्या करती है? घुलनशील लवण बना देते हैं, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। इससे तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। इस कारण कह रहा है कि जो हम नींबू या इमली के रस को साफ करते हैं किसी तांबे के मलिन बर्तन को, तो वहाँ पे खट्टे पदार्थ साफ करने में क्यों आवश्यक होते हैं? इस कारण होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने तैयार कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि अयस्क क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए अयस्क। देखिए अयस्क क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती है तथा जिनसे धातुएं सरलता से एवं कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उन्हें अयस्क कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क देखिए 2 में लिख दिया हूँ, सल्फर अयस्क, ठीक है। अब सल्फर अयस्क में कॉपर ग्लांस जिसे Cu2S और कॉपर पायराइड जिसे CuFeS2 कहा जाता है, और दूसरा ऑक्साइड अयस्क जिसे क्यूप्राइट कहा जाता है, जिसे Cu2O कहा जाता है। तो यहाँ पे अयस्क क्या होते हैं? कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम या सूत्र लिखे। तो कॉपर के 2 अयस्क का नाम में लिख दिया हूँ, उसका सूत्र भी उसके सामने लिख दिया हूँ स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6वां एनसीईआरटी के सभी प्रश्न है, एक भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपको फालतू नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। कह रहा है कि कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण भी लिखिए। कैलेमाइन से जो जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी इसका लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि ZnCO3 को कैलेमाइन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या किया जाता है? कैलेमाइन भी कहा जाता है। इसमें जिंक का निष्कर्षण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला निस्तापन द्वारा, जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा होगा, जिंक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए दोनों को अलग अलग विस्तृत कर दिया, एक ऑक्साइड का उपचयन द्वारा, ठीक है। जिंक और देखिए कार्बन के साथ मिलकर यहाँ पे जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है, जो कि गैस बन के उड़ रहा है यहाँ पे। तो 2 प्रकार से यहाँ किया जाता है, निस्तापन द्वारा और ऑक्साइड का उपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7वां को बहुत अच्छे ढंग से लिख दिया, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां के लिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एनसीईआरटी का प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि लोहे को जंग से बचाने की 2 विधियाँ निम्न है। कौन? एक, पेंट चढ़ाकर चाहे पेंट लगाकर लोहे पर बनी पेंट की परत
परत उसको वायु के संपर्क में आने से रोकती है। जब हम लोग लोहे पे पेंट लगा देते हैं तब क्या होता है कि उसमें पेंट लगाने से जो वायु के संपर्क में वो अभिक्रिया करता था अब वो अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, उसको रोक लगाता है वो पेंट, ठीक है। और दूसरा गैल्वेनीकरण, ये चाहे इसे यश दलेपन भी कहा जाता है। लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोने पर उस पर जिंक की परत बन जाती है। यह परत लोहे की जंग से सुरक्षा करती है। जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोहे की अपेक्षाकृत पहले संचारित होता है। कह रहा है कि जिंक को पिघला कर उस लोहे को उसमें डुबो दिया जाएगा तो जिंक की परत उस पर जम जाती है जो कि वायु की उपस्थिति में नहीं आती है, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है और उसे पहले की अपेक्षा संचारित होने से बचाता है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8वां, उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो कि अति लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। तो देखिए बॉक्साइट का सूत्र ये होता है Al2O3 2H2O और मेलेकाइट का सूत्र होता है कि CuCO3 और CuOH ट्वाइस, ठीक है। ये सूत्र होता है मेलेकाइट का और बॉक्साइट का, यहाँ पे लिख लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था अति लघुत्तरीय स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय के प्रश्न की ओर, उसको आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सारे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आ गया लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। देखिए ये प्रश्न एनसीईआरटी के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, इस प्रकार भी पूछ लेता है, ठीक है। तो दोनों प्रकार याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है, कारण बताइए। उपर्युक्त अभिक्रिया को समीकरण द्वारा भी व्यक्त करना है आपको। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसको आपको नोट करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँचवें के क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कीजिए। कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना आप लोगों को। कह रहा है कि जो धातु की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का आपको नाम लिखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए। कह रहा है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए स्टूडेंट। और दूसरा कह रहा है कि एक उदाहरण देते हुए संरक्षण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा उपायों को भी लिखना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ 6वें प्रश्न में 2 कंडीशन दिया, दोनों का आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 6 महत्वपूर्ण मैंने लघुत्तरीय क्वेश्चन बता दिए जो कि सभी एनसीईआरटी के ही थे, ठीक है, बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। अब हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 7 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में स्टूडेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, कह रहा है कि निम्न की व्याख्या कीजिए। अब किन की व्याख्या करना है, तो 2 दिया कंडीशन, दोनों की व्याख्या करना। पहला कि जस्ता जो है, जस्ता और कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर सकता है जबकि गोल्ड विस्थापित नहीं कर सकता, कारण सहित व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा उसी में दे रखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न स्टूडेंट दिया हुआ है एक ही प्रश्न के, ठीक है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों का आंसर लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न था दीर्घोत्तरीय का। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ चलते हैं दीर्घोत्तरीय का, ठीक है, जो कि 7 नंबर का पूछेगा। कह रहा है कि तांबे के कॉपर पायराइट्स के अतिरिक्त 2 मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर पायराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों के समीकरण सहित समझाइए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि कॉपर के निष्कर्षण में जो भर्जन तथा प्रगलन में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाइए, आवश्यक समीकरण भी दीजिए इसका स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और देखिए कितने प्रकार से पूछता है, एक ही प्रश्न को सभी देख लीजिए। या तो इसी प्रश्न को इस पर पूछेगा कि परावर्तनी भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए, कॉपर के निष्कर्षण में इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। या तो इसी प्रश्न को पूछेगा कि फेन प्लवन विधि से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि बेसमरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। या तो क्वेश्चन को पूछ लेगा कि कॉपर पायराइट से फोफेलेदार तांबा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए,
संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कई प्रश्न देखिए इतना ढंग से पूछता है। ठीक है, कोई पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पहले के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, सभी के एक एक क्वेश्चन इसमें आए हैं। यहाँ लिखे आंसर एक ही होगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देकर जस्ता के कार्बोनेट अयस्क से धातु के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि मैंने थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, क्योंकि देखिए दूसरा इस ढंग से पूछ लेगा, इस ढंग से भी पूछ लेगा और इस ढंग से भी, और यहाँ पे देखिए इन सभी तरीक़ों से पूछता है। ये सभी तरीका आपको ये आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है धातु तथा अधातु, ये पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ जितना क्वेश्चन में बताया उसको नोट करके याद कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि इससे एक भी बार क्वेश्चन जाएगा नहीं आप लोगों से। ठीक है, चलिए बताइए स्टूडेंट की वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, और लाइक करना तो भूलना नहीं आप लोगों को। तब तक ये दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी कंटिन्यूटी बनाए रखिए।